Hi friends, how are you? So today is 18th January, 16th day of our session. तो आज स्टार्ट करते हैं। आज ना पेज वन पे था कि somebody is injured in जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट देखना ज़रूरी क्या होता है जो पुराने हैं, जो प्रो हो चुके हैं, 3-4 बार से दे चुके हैं या 1-2 बार दे चुके हैं। दे माइट नो, बट कई बार क्या होता है कि कुछ फेस्टिवल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कलरी पयट्टू के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये क्या है, जैसे डांस फॉर्म लिख देंगे या कुछ भी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। तो जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है। ये तमिलनाडु में होता है, और उसी से रिलेटेड याद रखिएगा एक बुल बफेलो रेस होती है कंबाला, कर्नाटका में। के कर्नाटका के कंबाला, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ओके, तो ये जल्लीकट्टू और तमिलनाडु वाला याद रखिएगा कि एक बुल स्पोर्ट्स है बेसिकली। क्योंकि इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, तो विड्रॉ करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। तो ये याद रखिएगा बस थोड़ा सा कि है क्या ये जल्लीकट्टू, एक क्या है और कंबाला क्या है इससे रिलेटेड। और उसी पेज पे था फिर कि दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम्स पकड़े गए। तो वो कहाँ पकड़े गए, कितने पकड़े गए, ये ज़रूरी नहीं है देखना। बेसिकली देखना ये ज़रूरी है कि रोहिंग्यास क्या हैं। ये बेसिकली दे आर मुस्लिम्स, ठीक है। और वो म्यांमार के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। ये बहुत याद रखिएगा, कई बार कुछ कम्युनिटीज़ मिसमैच करके पूछ ली जाती हैं, ये बिलोंग यहाँ करती हैं कि ये यहाँ कहाँ बिलोंग करती हैं। तो उस टाइम याद नहीं आता है, तो याद रखिएगा रोहिंग्यास जो हैं म्यांमार में, इनको फुल सिटीजनशिप नहीं दे रखी है, रेजिडेंट फॉरेनर्स कहा जाता है। और बंगाली बोलते हैं, बर्मीज़ नहीं बोलते ये। और वहाँ पे क्या है कि रखीने स्टेट है एक, रखीने इज़ अ स्टेट इन म्यांमार। वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की। तो ये पहले भी बहुत न्यूज़ में रहा करता था कि जो रखीने स्टेट में बुद्धिस्ट और इन रोहिंग्याज मुस्लिम्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है, वो इनको बाहरी समझते हैं। तो याद रखिएगा कि ये, और बेसिकली रोहिंग्याज जो है ना बांग्लादेश से गए थे बहुत पुराने टाइम में म्यांमार। तो अब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि रोहिंग्यास ग्रुप कहाँ से रिलेटेड है, तो म्यांमार अगर सामने दे रखा होगा तो ही ऑप्शन ठीक है, नहीं तो नहीं। एक पेज 3 पे था, क्राउड फंडिंग के बारे में था कि जो बच्चे हैं बीमार हैं उनकी क्राउड फंडिंग के लिए कहा है हाई कोर्ट ने कि इनकी क्राउड फंडिंग से मदद की जाए। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आता है, राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट इज़ अंडर राइट टू लाइफ, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ किस राइट के अंडर आती है। कई ऑप्शंस आ जाती हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ये, राइट टू वो। तो राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर इज अंडर राइट टू लाइफ। मैं आपको लगेगा ये भी जब लिख रहे होंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, बट क्या होता है जब ये क्वेश्चन आते हैं तो ये ऑप्शंस जब दी जाती हैं, आपको याद होगा जो मैंने लास्ट एक एनालाइज किया है, तो उसमें राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी का आपने देखा होगा। जब ऑप्शंस आई थी तो कितनी टफ ऑप्शंस थी कि आप सच में सिलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेंगे तो दो में तो ज़रूर कंफ्यूज रहेंगे, सबका ही गलत होता है वो। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा ना अगर ये जब कर रहे हैं तो लिख लीजिए ये। दे वोंट मेक योर नोट्स लेंदी, बट बहुत यूजफुल बना देगा। तो थोड़ा सा ना ये ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे पॉइंट्स आए तो उनको लिख लीजिए, प्रीलिम्स का एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको ना रिकॉल करने में इजी हो। एक ही एडिटोरियल पेज पे आया हुआ था, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म। इसमें जो ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, एक तो नेटो आया हुआ है, थोड़ा नेटो के बारे में देख लेते हैं। नेटो का कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ ये न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि अभी इसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है। तो जो नाटो है इज़ अ मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये ट्रीटी कौन सी थी, नॉर्थ अटलांटिक, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी याद कहते हैं, याद रखेगा। और अप्रैल 1949 में हुआ था। तो बेसिकली यूएस, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स का उन्होंने इकट्ठे होकर सोचा था कि हम कलेक्टिवली लड़ेंगे अगेंस्ट सोवियत यूनियन। और इसकी प्रोविजन क्या है ट्रीटी का, कि वो है आर्टिकल 5। उसमें ये है कि अगर कोई अलायंस के एक भी मेंबर पे हाथ उठता है तो पूरा का पूरा इसको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पे हाथ उठाया माना जाएगा, कि हर मेंबर्स पे अटका है, ठीक है। और आज तक सिर्फ आर्टिकल 5 एक ही बार इन्वोक हुआ है, वो भी जब यूएस में 9/11 अटैक हुआ था। एट प्रेजेंट नेटो के 30 मेंबर्स हैं। जब फाउंड हुआ था ये 12 मेंबर्स के साथ हुआ था। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नॉर्थ मैसिडोनिया जो है 2020 में वो भी ऐड हुआ है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसी एडिटोरियल पे ये है कि एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड सम अरब कंट्रीज़। ये हम सारा का सारा पुराने लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि इसराइल और अरब कंट्रीज़ में कौन कौन से आज तक हुए हैं।
एक है यूएस विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और इट्स एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। अब इसने डब्ल्यूएचओ पे हो सकता है क्वेश्चन आए ना आए, बट डब्ल्यूएचओ इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से डब्ल्यूएचओ बहुत न्यूज़ में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा न्यूज़ पूछेंगे कि उसने कितनी दवाई को अच्छा कहा, कितनी दवाई को बुरा कहा, उसने चाइना को क्लेम किया नहीं किया। बट क्या बनता है डब्ल्यूएचओ में थोड़ा सा बेसिक, कई बार जब बेसिक क्वेश्चन आते हैं हम सोचते हैं इतनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे याद रखें। तो यही होता है कि जो ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा हो उसको थोड़ा बेसिक हम याद रखें। तो देखिए याद रखिएगा कि यूएस ऑफिशियली नोटिफाइड द यूएन नेशंस ऑफ इट्स इंटेंशन टू विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। उसने डब्ल्यूएचओ से अपनी मेंबरशिप खत्म कर ली है। उसने कहा है सीधी सीधी, उसका इसका मतलब ये था कि भैया तुम ज़्यादा चाइना की तरफदारी कर रहे हो, तुम चाइना को ब्लेम नहीं करा आउटब्रेक के लिए। तो उसने अपना हाथ हटा ली है। तो अब पैसे हटा मतलब अपनी वो लगा लिए, तो वोटिंग राइट्स भी डिनाई कर दिए डब्ल्यूएचओ ने अंडर आर्टिकल 7 ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब डब्ल्यूएचओ क्या है, एक यूएन बॉडी है। डब्ल्यूएचओ 1948 में आया था April 7, जिसको वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ जब एस्टैब्लिश होता है उसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे कहते हैं, जब 4 पॉइंट्स आएंगे। तो यस, जेनेवा में है ये। डब्ल्यूएचओ गवर्न कैसे होता है, इसकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, और इट्स कोर फंक्शन क्या है कि डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ वर्क थ्रू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना सब नेशंस को, और डायरेक्ट करना या कोऑर्डिनेट करना आपस में एक दूसरी कंट्रीज को, और डायरेक्ट करना कि कैसे किसी चीज़ के खिलाफ लड़ा जा सकता है, बीमारी के खिलाफ। और एक इसका फंडेड याद रखिएगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रम्प की कई पॉलिसीज़ को, जैसे जो उन्होंने किया है, हम उसको रिवर्स करेंगे। तो कई बार ये न्यूज़ में रहा है, तो थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ को अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसकी 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन होती हैं इसमें। एक तो असिस्ट कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कंट्री को पे करना पड़ता है टू बी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, कंट्री की वेल्थ पे और पॉपुलेशन पे भी। अब कई बार क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम सोचते हैं कि अब वेल्थ पे तो समझ आया कि कोई अमीर है कोई गरीब है, बट पॉपुलेशन नहीं हो सकता, तो हम क्रॉस मार देते हैं। तो इस टाइम याद रखिएगा कंट्री की वेल्थ और पॉपुलेशन दोनों पे होता है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स, जो हम मतलब अपनी इच्छा से जो और देना चाहे पैसा, असेस्ट के अलावा एक कोर वॉलंटरी जो लेस फंडेड एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर फंड देना, और पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन, जैसे ये 2011 में ही स्टार्ट हुआ है। जैसे पेंडेमिक अभी ये कोरोना वायरस का हुआ, उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन करना ताकि दिक्कत ना आए। यूएस जो था डब्ल्यूएचओ का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर था, 14.67% टोटल फंडिंग का यूएस देता था। अब कई बार ऑप्शन आ जाती है कि यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट, या कुछ पूछ लेते हैं कि ऑर्डर्स में लगाओ, तो 2-3 पॉइंट्स भी पता हो ना तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यूएस के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ में, 9.76% है इनका। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि बताओ इतना पैसा इन्होंने दे रखा है तो हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक एडिटोरियल 2 पे था कि बैरक ओबामा इज द फर्स्ट अमेरिकन, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आया हुआ था, थोड़ा उनके बारे में। तो बैरक ओबामा कई बार याद नहीं रहता है फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन, कई बार आदमी सोच लेते हैं यार कहीं अब्राहम लिंकन तो नहीं थे, कई बार हो जाता है क्योंकि उन्होंने ब्लैक्स को लेके बहुत ईजिंग की थी। तो कई बार आदमी सोच लेता है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये बेसिकली क्या था कि इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन थे ना, उनको स्लेवरी से मुक्त कर दिया था, फ्री कर दिया था। तो कई बार आदमी ना जब आता है ना, तो उस टाइम एक तो घबराहट होती है अंदर। तो कई बार क्या करता है आदमी सोचता है कहीं वही तो नहीं थे फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, नहीं बैरक ओबामा थे। और दूसरा ये देखिए क्या है कि डॉक्टर किंग्स कंट्रीब्यूशन टू द सिविल राइट्स मूवमेंट जो उन्होंने खोली थी। देखिए स्लेवरी तो खत्म कर दी थी अब्राहम लिंकन ने, बट उसके बाद ना वैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ करती थी वहाँ पे, अभी भी होती है ब्लैक और वाइट के बीच में। तो उन्होंने एक सिविल राइट्स मूवमेंट खोली थी, इस वजह से आपको पता है असेसिनेट भी कर दिया था इनको। तो याद रखिएगा इसमें ये जरूरी नहीं है, बट ये देखिए कि लिखा है कि द मूवमेंट अडेप्टेड आइडियाज फ्रॉम इंडियाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा ना इन्होंने नॉन वायलेंस टेक्निक्स ऑफ महात्मा गांधी को भी अडेप्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी अडेप्ट किया था। तो कई बार ना क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, तो कई बार 3-4 ऑप्शंस याद रखिएगा, क्योंकि आजकल पहले जब ना 2007-8 से पहले क्या होता था कि 4 ऑप्शंस होती थी, ए बी सी डी, एक कोई भी एक चूज करना होता था। बट लेटेस्ट ट्रेंड आप देखेंगे ना तो 1 2 3 4 करके आता है, और फिर बाद में आता है कि ऑल आर करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। तो उसमें क्या है, ये जो पहले तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लग गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक चीज़ पता भी है ना, तो सेकंड चीज़ नहीं पता होती। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा इसकी डीप स्टडी कर लेंगे ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस।
तो अभी जैसे मैंने पेपर एनालाइज़ किया, तो मैंने आपको एग्ज़ैक्ट बताया कि जब हम बैठते हैं, तो हम कैसे देते हैं पेपर। हमें कोई ना कोई एक स्टेटमेंट, अगर अगर हमने अच्छी तरह पढ़ा है ना उसको बेसिक्स में, तो 1-2 स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं पेपर। तो देखिए, याद रखिएगा कि अगर कभी इस मूवमेंट के बारे में है, सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में, क्योंकि इसलिए आ सकता है क्योंकि जो ट्रम्प भाई साहब ने हमारे हाल किया है वहाँ पे, जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी मूवमेंट को लेके। और मैंने पुराने लेक्चर्स में जैसे उसको लेके लेको, जो क्योंकि वो भी बहुत न्यूज़ में रहा, जो हांगकांग में हुआ था, उसको लेके भी डिटेल नोट्स आपको बनवाए हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी। तो डॉक्टर, याद रखिएगा, सिविल राइट्स मूवमेंट पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया के अडेप्ट किए थे, उसके फीचर्स भी, ये ज़रूर याद रखिएगा। और एक ना अभी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो ये है कि एक एडिटोरियल पेज पे था कि हमारे जो फाइनेंशियल बूम हो रहा है और इकोनॉमी स्टेगनेंट है, उसके अंदर ना एक वर्ड था, फिक्टिशियस कैपिटल। इसको ज़रूर देखिए, कई बार ना कुछ कुछ टर्म्स आ जाती हैं, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया था, वो सोशल कैपिटल आ गया था। तो याद रखिएगा, इसमें क्या है कि द मार्क्स सेज कि कार्ल मार्क्स की बात हो रही है ये। रियल कैपिटल जो है, वो क्या होती है, जो आपने असली में अपना पैसा लगा रखा है प्रोडक्शन पे और वर्कर्स पे, याद रखिएगा। और मनी कैपिटल क्या होता है, जो आपके पास फंड्स अभी हेल्ड हैं, मतलब हैं आपके पास। ये ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था कि रियल कैपिटल, मनी कैपिटल क्या होता है। अब देखिए, मार्क फिक्टिशियस कैपिटल क्या होती है, इनके हिसाब से बेसिकली अगर आएगा, तो याद रखने का सीधा तरीका होता है, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ जो पेपर के ऊपर ट्रेडिंग होती है ना, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग मतलब जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, कि आपने पैसे डाले, आपने पैसे निकाल लिए, पैसे डाले, पैसे निकाल लिए। वो एक्चुअल में कंपनी को उससे इतना बेनिफिट नहीं होते, बस उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती हैं, बट एक्चुअल जो पैसा लगा होता है वो अलग होता है। तो याद रखिएगा, जो फिक्टिशियस कैपिटल एसेट्स होते हैं, वो बेसिकली स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ होते हैं। वो चेंज होते रहते हैं विद एक्सपेक्टेड रिटर्न और यील्ड। ठीक है। जैसे इसमें आ सकता है आपका फ्यूचर ऑप्शंस आ गया। आपने अब तो देखी होगी, जो वो प्रतीक गांधी की कौन सी आई है, वो हर्षद मेहता, उसमें फ्यूचर ऑप्शन सब अच्छी तरह दिखा रखा है। नहीं देखा तो मूवी देख लेना, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो जो ये इन पे पैसा लगता है ना, इसको फिक्टिशियस कैपिटल कहते हैं, ये याद रखिएगा। एक आया हुआ है कि यूके ने इनवाइट किया है मोदी जी को G7 समिट में आने के लिए। तो G7, ये ज़रूरी नहीं है G7 ज़रूरी है, G7 के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। एक आया हुआ था कि CSIR वालों ने अपने साइंटिस्ट वगैरह जितने भी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनका उन्होंने आपस में किया है सार्स को लेके। वो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोविड से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उससे रिलेटेड जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसमें आप आज जैसे थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है। बेसिकली कई बार आ जाता है कोई डिजीज़ के बारे में कि ये क्या है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, फंगल है। तो याद रखिएगा, ये भी वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई थी 2003 में चाइना में, ये भी चाइना की मेहरबानी है। और ये एक एयरबोर्न वायरस है। एयरबोर्न वायरस वो होता है, जैसे अगर आप सपोज आपने स्नीज़ किया, मतलब छींका, और जो मतलब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, चाहे आपके सलाइवा के हों चाहे कहीं से हों, तो उनसे भी वो फैल सकता है। ठीक है। एक था कि यूके ने रिक्वेस्ट करी है चाइना को कि उसको जाने, मतलब एक UN के मेंबर को जाने दिया जाए, ताकि वो वहाँ के मुस्लिम जो हैं माइनॉरिटीज़, उइघर्स, उनको बोलते हैं उइघर्स। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, कई बार जो माइनॉरिटीज़ को लेके बड़े बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, या टेररिस्ट फ्रंट्स को लेके, तो वो पूछ ली जाते हैं कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे, 3-4 आ जाएंगे ऑप्शंस और मिस मैच करके दे देंगे। तो कौन सा बताओ, 1-2 ठीक है या 1-2-3 ठीक है। तो याद रखिएगा, उइघर्स जो रोहिंग्यास हमने देख ही लिया। उइघर्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं चाइना के जिनजियांग में। जिनजियांग रखने की याद नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, वेस्टर्न साइड में है ये, चाइना के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में। और वहाँ पे उइघर्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और दैट्स इट फॉर टुडे। और मैंने देखा है कि कुछ बहुत नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जितना मैं चाहता हूँ उतने तो नहीं आ रहे हैं, बट मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, क्या होता है कि कई बार आप जब पीछे के लेक्चर्स छोड़ देते हैं, तो आदमी सोचता है मैं कैसे कोप अप करूँ। तो याद रखिएगा, जो लेटेस्ट लेक्चर आ रहा है उसको ज़रूर सुनिए। और डेली आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा करने की, स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक लेक्चर पिछला उठा लीजिए, एक लेक्चर लेटेस्ट। आपको देख ही होंगे 12-15 मिनट का होता है, बट ये मत सोचिएगा 15 मिनट का होता है तो 15 मिनट ही मैंने न्यूज़ पढ़ी होगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल्ड में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है अगर मेरे ऊपर कोई डिपेंड हो रहा है तो मैं उसके साथ खिलाफ, मतलब खेल नहीं सकता आपकी लाइफ से। ठीक है, इमोशंस या किसी चीज़ से भी। तो मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, मेरे को अच्छा खासा 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आप अच्छी तरह मेरे को नोट्स, हर चीज़, कई बार 3 से 3.5 घंटे भी लगते हैं। तो आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और तो एक लेक्चर आप लेटेस्ट ज़रूर सुनिए और एक लेक्चर पुराना सुनते जाइए।
डेली आप ऐसे करेंगे तो 15-20 दिन में आपका कवर हो जाएगा पुराना, बट ये ज़रूर करिए, नहीं तो क्योंकि कुछ लेक्चर्स में जैसे अभी मैंने बताया G7 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे आपके नोट्स बड़े अच्छे बन जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि व्यूज़ जो हैं वो मतलब कई लोग क्या होता है ना 2-3 बार देख लेते हैं, तो एक्चुअल व्यूज़ कितने हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो आपको आप इट्स योर चॉइस, आप लाइक करें डिसलाइक करें, ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट कोशिश ये करिए कि करके जाइए। 1 सेकेंड लगता है, करके जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच, इतना आप अगर मेरी सुन लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि औरों को भी आप अगर अच्छा लगे, अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी रिकमेंड करिए, ताकि जितने ज़्यादा अगर होंगे व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, तो विल प्लान कि अगर हम GS प्रीलिम्स भी शुरू करें तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।